करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे कल ना। लास्ट क्या पढ़ा था? चौथा पेज कंप्लीट था। 32वां पॉइंट पढ़ा था। नर्चरिंग नेबरहुड। क्या है नर्चरिंग नेबरहुड? है क्या? रोहतक तो पता है। नर्चरिंग नेबरहुड, ये था एक अच्छा माहौल, है ना, बच्चों के लिए आना जाना, मोबिलिटी बढ़े, एक तरह की फ्रीडम मिले। ये था नर्चरिंग नेबरहुड। देश के 35 शहरों में से तुम्हारा रोहतक इकलौता चुना गया। रोहतक नर्चरिंग नेबरहुड में। एक हिफाजत पढ़ा था कल। हिफाजत किसके लिए था? बच्चों के लिए, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए। चाइल्ड एब्यूज। कहाँ कमरे बनाने की बात हो रही थी? महिला थानों में। और हर महिला थाने में कमरा बनेगा चाइल्ड फ्रेंडली रूम। यही पढ़ा था ना कल। कल हमने को आजकल ये घूमती रहती हैं, कौन सी दिखती हैं? 112। 3 चीजें एक कर दी। पुलिस, फायर, एम्बुलेंस। क्या नारा है पुलिस का? हमारा मोटो सेवा सुरक्षा सहयोग। ठीक है। हरियाणा सरकार ने कितना 32 तक पढ़ा दिया था। अच्छा, मोदी जी ने एक 2 कॉरिडोर के बारे में बताया था कल मैंने। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर, और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर किसके लिए बनाए जा रहे थे? हाँ, मालगाड़ी कह लो, मालगाड़ी के लिए। और इसमें 2 स्टेशन अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। एक न्यू और यहाँ भी न्यू। क्या नाम था अपने यहाँ? रेवाड़ी। और वो क्या था? मदार। कहाँ थे ये 2? हरियाणा और राजस्थान। एक हमने पढ़ा था यूपी का ना। फिर अपने बारे में भी पढ़ा था अटेली का। कहाँ था? महेंद्रगढ़। वो था ना वर्ल्ड की पहली नाल, ये महेंद्रगढ़ के अटेली में 1.5 किलोमीटर लंबी। वो कंटेनर के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, चलो आज उससे आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 है ये, 33 नंबर का पॉइंट। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? हमेशा बड़े शुभारंभ सीएम ही करता है, तो मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा में लेपर्ड या तेंदुए की संख्या बढ़ गई। पता चला तुम्हें? ये मैं तुम्हें कई बार बता रही थी। आसन भाटी है ना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाली। कौन से इलाके थे अगर तुम्हें याद हो? हमारा गुरुग्राम था, फरीदाबाद था और नूह था। एक हमने बात की थी इसके राजस्थान के, कहाँ से था? सरिस्का। और ये वहां से क्रॉस करता करता दिल्ली तक पहुंचा था। बीच में दक्षिणी हरियाणा की बेल्ट भी आई थी। ये याद हो तुम्हें? इसको एक कहा गया था वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ये। वाइल्ड लाइफ है ना। ये देश का पहला अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, शहरी क्षेत्र को कवर करता हुआ। अभी हाल फिलहाल में ना 2-1 महीने पहले कैमराज वैमराज सेट करके टोटल तेंदुए हरियाणा में जो गिने गए, तो संख्या कितनी निकली? 100। बहुत अच्छी बात है, लगातार बढ़ती संख्या। जिनमें से दावा है कि हमारे कलेसर में, जो हमारा नेशनल पार्क है ना, यहाँ 23-24 लेपर्ड है। और बाकी जो बच गया अपना गुरुग्राम की पट्टी और फरीदाबाद की, क्योंकि आप सब जानते हो ये जंगल और इसमें रह सकते हैं। कलेसर यमुनानगर का जंगल का इलाका, फरीदाबाद गुड़गांव के आसपास सर्वाधिक झाड़ियां भी तो पड़ी थी हमने, यहीं पर है। ये पूरी इस बेल्ट के पास, इसी के ऊपर ये पॉइंट है। तो ये कह रहे हैं हरियाणा में तेंदुए की संख्या बढ़कर किसके पार चली गई? 100। यहाँ जल्दी से लिख लो, कलेसर नेशनल पार्क 23-24। पब्लिक कर लेना, कुछ 23 दिखा रही है साइड, कुछ 24। जो अच्छी चीज होती है उसको सरकार जानबूझ के क्वेश्चन बनवा देती है ताकि लोगों तक पहुंच जाए। इसी में लिख लो गुड़गांव प्लस फरीदाबाद में 45 के आसपास मिले। गुड़गांव प्लस फरीदाबाद में 45 के आसपास। कह रहे हैं गुड़गांव में ज्यादा हैं, 35 के आसपास गुड़गांव में घूमते मिले। वैसे घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यमुनानगर से क्रॉस करके वहां चला जाएगा, उस एरिया में घूमेंगे। ठीक है, तो टोटल लगभग इतने। इसके ऊपर जल्दी से लिख लो एनसीआर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। एनसीआर, तुम भी उसका हिस्सा हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, कॉरिडोर होता है गलियारा। एनसीआर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर
इसी को दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी कहा गया, क्योंकि एनसीआर में मेन दिल्ली है। दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। इसमें लिखो हरियाणा प्लस दिल्ली सरकार, हरियाणा प्लस दिल्ली सरकार भारत का पहला, हरियाणा प्लस दिल्ली सरकार भारत का पहला शहरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, भारत का पहला शहरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अब तक गांव में थे सारे। शहरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विकसित करेंगे। दोबारा सुन लो, हरियाणा प्लस दिल्ली सरकार भारत का पहला शहरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विकसित करेंगे। ब्रैकेट में लिख लो दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद और नूह मेवात, दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद और नूह या मेवात। तो इसलिए नाम क्या है, दिल्ली या एनसीआर। ये पहला क्या होगा भारत का, शहरी। गांव में तो दुनिया के विकसित है, ये शहरी होगा। ठीक है। इसके बाद तुम सब जानते हो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असोला भट्टी भी है ना, हमारे इसके आसपास ही पड़ती है, दिल्ली से लगते बॉर्डर पर। चलो आगे पढ़ेंगे। हरियाणा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई के अध्ययन के अनुसार किसकी धुन सुनने के बाद गाय ज्यादा दूध है, बांसुरी। ये रिसर्च हुआ है, इससे फर्क पड़ा। आपका एनडीआरआई कहाँ है, हम अच्छी तरह जानते हैं, करनाल। पहले बंगलुरु में था, फिर 47 में यहाँ, 55 में यहाँ आया, 47 में नाम बदला, 89 में डीम्ड यूनिवर्सिटी, 90 में आईवीएफ। कल बताई थी ना सारी बातें। पहला आईवीएफ से बताना क्या नाम दिया, प्रथम। ये लिख लिया था तुमने, ये था पहला आईवीएफ तकनीक से जो भैंस का बच्चा जन्मा उसको नाम दिया प्रथम। फिर दूसरा फर्स्ट क्लोन्ड जो जन्मा उसको नाम दिया समरूपा। लेकिन ये समरूपा भैंस का जो बच्चा था मर गया 5 दिन बाद। फिर एक और नया जिसका नाम था गरिमा। इस गरिमा ने जन्म दिया महिमा को। ये अचीवमेंट थी बड़ी। ये लिख लो अगर तुम्हें नहीं पता, जल्दी से यहाँ लिख लो, इसके पास जगह है। 1923 बंगलुरु, शॉर्ट में लिखते चलो। 19 एनडीआरआई के पास 1923 बंगलुरु, 1947 में नाम मिला एनडीआरआई, 1947 में नाम एनडीआरआई मिला। पहले इसका नाम था एनिमल हस्बेंड्री का इंस्टीट्यूट था, ये इंपीरियल इंस्टीट्यूट मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट। 19 क्या लिखा तुमने, नाम कब मिला, 47 लिखो। 1955 में करनाल शिफ्ट, 1955 में करनाल शिफ्ट। 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी कि जो मन आए वो कर सकती है रिसर्च और ये सब। 1989 में डीम्ड, DEEMED, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। उसके बाद इसने फिर रिसर्च की है सारे। 1990 में लिखो फर्स्ट आईवीएफ तकनीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक से जो पहला भैंस का बच्चा जन्मा उसको नाम दिया प्रथम। फर्स्ट आईवीएफ तकनीक से भैंस के बच्चे का जो जन्म हुआ उसका नाम प्रथम। कौन से सन में हुआ ये, 1990 में। नेक्स्ट लिख लो 2009 में फर्स्ट क्लोन्ड भैंस, ये वर्ल्ड की पहली थी, क्योंकि पहले लोगों ने भेड़ बना रखी थी जिसका नाम डॉली था, स्कॉटलैंड ने बनाई थी 1996 में। उसके 13 साल बाद हमने, लिख लो 2009 में पहली क्लोन्ड भैंस समरूपा नाम से, क्लोन्ड भैंस, फर्स्ट क्लोन्ड भैंस समरूपा। सम मतलब समान रूप था, सेम थी, बनी क्लोनिंग से थी। फिर उसी में लिख लो गरिमा, सेकेंड क्लोन्ड भैंस, सेकेंड क्लोन थी गरिमा। इस गरिमा की जो भैंस है ये, इसका जो बच्चा जन्मा वो उसको नाम दिया महिमा। ये अचीवमेंट थी एक कि क्लोन्ड भैंस भी नॉर्मल भैंस की तरह ही काम कर रही थी। गरिमा की जो जन्मा बच्चा उसको महिमा नाम दिया। मेन है प्रथम याद रखना, और समरूपा ये आ चुके हैं कई बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 2019 का, अब छोड़ दो जो रह गया, 19 का पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान किसे मिला, श्री रामफल गौड़ को। आप सबको याद होगा इसके लिए यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा आपके सीएम ने की थी। कौन से गांव में कला संस्कृति पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे यूनिवर्सिटी बननी थी, अटेरना। बनी नहीं है, लिख लो यहाँ, लिखो पंडित लक्ष्मीचंद के पास लिख लो अटेरना गांव में, अटेरना सोनीपत में पड़ेगा, अटेरना गांव में कला संस्कृति यूनिवर्सिटी बननी थी।
कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी पूछ लेंगे कहाँ बनेगी, तो सोनीपत में अटेरना गांव में कला एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी बननी थी। अभी पीछे पता होगा ना तुम लोगों को, पंडित लक्ष्मीचंद जी का एक ऐसे वो बनाया गया स्टैचू हरियाणा साहित्य अकादमी में। तो जब अनावरण किया ना, पर्दा से हटाया, तो उसका जो चेहरा था वो लग ही नहीं रहा था कि लक्ष्मीचंद जी का है। तो फिर ये बहुत बेइज्जती की बात मानी गई कि तुमने एक तो पूरे हरियाणा में कहीं कुछ नहीं है उनके नाम पे, एक बनाया और इसका भी चेहरा अलग बना दिया, दिख ही नहीं रहा। उनके पोते जो जिंदा हैं अभी, वो गए थे, उन्होंने कहा बहुत शर्म की बात है कि एक जगह इनका कहीं प्रतिमा बनाई है और उसमें भी गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट देखें, 2019 वाला हुआ। आजीवन साहित्य साधना सम्मान की राशि कितने लाख है? 7 लाख। ना मिले तो 5 लाख, क्योंकि पुरानी 5 लाख थी। 18 का हरियाणा गौरव सम्मान किसे दिया गया? विनोद बब्बर को। हरियाणा साहित्य अकादमी सब जानते हैं, कहाँ पर है ये? पंचकुला। कब बनी थी? 70 में बनी। इसके मुखिया कौन है? आपके सीएम, लेकिन इसका निदेशक बनाते हैं किसी और को, ये टिक कर लो। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डायरेक्टर के पद पर डॉक्टर चंद्र त्रिखा अभी बने हैं। ये अभी वैसे हटे थे, ये अपने यहाँ नहीं आते पूरणमल गौड़ जी, पूरणमल गौड़ हटे। कौन सी मैगजीन है इस अकादमी की? हरिगंधा। और हरि नाम से एक और प्रभा थी, एक जमुना तट थी, एक बूंद करके थी, ठीक है। इन सबके हेडक्वार्टर हैं पंचकुला में। हिंदी और हरियाणवी के लिए काम करती है हरियाणा साहित्य अकादमी। 1970 में बनी थी। मुखिया हमेशा सीएम होगा, डायरेक्टर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, चंद्र त्रिखा। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? जो भी सीएम है, जो सीएम है वो अध्यक्ष है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले किसान नेता को किसान महापंचायत ने किसान केसरी सम्मान, सब जानते हैं, अभय सिंह चौटाला। टेबल टेनिस का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में कौन आएगा? अपना डिप्टी सीएम। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 84वीं सालाना बैठक कहाँ पर हुई? पंचकुला। डिप्टी सीएम ने घोषणा के अनुसार आगामी टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ किए जाएंगे? पंचकुला। टेबल टेनिस का नाम आते ही सोच लेना दुष्यंत और पंचकुला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? दुष्यंत चौटाला। 2021 में ये काम का है। हरियाणा में राज्य स्तर पर चंडीगढ़ में, ये डबल टिक कर लो, चंडीगढ़ में गुरु रविदास की वर्षगांठ मनाई गई, 644वीं। ये भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा नाम है। रविदास जयंती मनाते हैं हम। भक्ति आंदोलन पूरा देश उतना नहीं मानता जितना हरियाणा और ये राजस्थान और दिल्ली की तरफ है। भक्ति आंदोलन में 2 भक्ति मेन हुई थी, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। तो ये उस दौर के बड़े आदमी हैं जिनका नाम है संत रविदास। इनके बारे में कुछ ऑथेंटिक नहीं मिला। कहीं लिखा है बर्थ जो है वो 14वीं शताब्दी में हुआ, कहीं लिखा है 15वीं में। अब वो कोई भी मान ले, लेकिन हम इतना जानते हैं 644वीं वर्षगांठ अभी मनाई है। ये न्यूज में रही थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें ये डबल टिक कर लो, 644वीं वर्षगांठ यहीं लिख लो। इसके नाम के पास, रविदास के पास, गुरु रविदास या संत रविदास। इनका जन्म 1450 भी दिखा रखा है विकिपीडिया पे, और 1398 भी, 1450 या 1398। अब तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि कब एग्जैक्टली, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है क्वेश्चन। हाँ, कौन सी हमने मना दी अब इसकी, ये बर्थ कहाँ मनाई है? ये चंडीगढ़ में। अगला पढ़ लो, समाज के हर वर्ग को जागरूक करने के लिए, सेफ ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए किन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? दुर्घटना के शिकार परिवारों की पीड़ा की कहानी। तो जिनके घर में कोई बेटा एक्सपायर हो गया, किसी का पति है, किसी की वाइफ है, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनेगी। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस, जब भी टेबल टेनिस आए तो दुष्यंत, पंचकुला, लेकिन अब थोड़ा आंसर बदलेगा। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। अगले पेज पे आ जाओ। ये चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? सेम का, पंचकुला में। अगला है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। हम कई दिन से सरस्वती की बात कर रहे हैं, कहाँ से निकलती है? हर की दून से। और कौन सी? टोन्स नदी। ये सदा नीरा है अगर यमुना ना आए तो। ये पढ़ लो, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, यहाँ लिख लो हर की दून। 2021 का आयोजन। अब सरस्वती जहाँ से एंटर करेगी वहीं महोत्सव मनाएंगे ना, तो कहाँ मनाया गया? आदि बद्री, क्योंकि यहीं से किसकी एंट्री है? सरस्वती नदी की। आती कहाँ से है?
हिमाचल के सिरमौर से, लेकिन ऊपर से कहाँ से बह के आती है? हर की बूंद से। हरियाणवी पॉप संगीत का जनक कौन है? गजेंद्र फोगाट। पीछे इनको सीएम ने अपना स्पेशल डिपार्टमेंट ना कि भाई आप हमारा जितनी मार्केटिंग और ये सब है आप देखेंगे, ये टिक कर लो। सूचना और जनसंपर्क भाषा विभाग के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ स्पेशल पब्लिसिटी सेल का ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ओएसडी होता है जिसको किसी विशेष काम पे लगा दे सरकार, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये किसको नियुक्त कर दिया? गजेंद्र फोगाट। तो सरकार की पब्लिसिटी सेल के हेड बन गए ये ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। फरवरी 2021 हरियाणा स्टेट सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती फतेहाबाद ने। ये उतना ना है क्योंकि देश के लेवल पे नहीं था। रेवाड़ी के गांव कमाली के मैदान में हुई राष्ट्रीय स्तर की हॉकी स्पर्धा सोनीपत के सीआरजेड ने जीती। अगला अंडरलाइन करना, समर्पण निधि अभियान। अभी याद है पीछे घर घर में लोग जा रहे थे, राम मंदिर के लिए चंदा दे दो, 1 रुपए, 11 रुपए, 100 रुपए, जितना मन करे। 100 के बाद पर्ची मिलती थी, उससे कम पे नहीं। ये वही है समर्पण निधि अभियान। ये अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए, टिक कर लो, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कौन सा अभियान था? समर्पण निधि। भारतीय वायु सेना में पहली बार एक भारतीय नस्ल के कुत्तों को की तैनाती हुई है। कौन सी नस्ल के हैं? ये मडहोल। क्यों की है इनकी एयरफोर्स ने? एयरफोर्स का काम होता है एयर में, लेकिन कई बार क्या होता है रनवे पे जब जहाज दौड़ रहा होता है ना, कुत्ता बीच में आ गया तो उसके कारण पूरे जहाज का बैलेंस बिगड़ा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये रनवे पे कुत्ता नहीं, पक्षी बीच में आ जाते हैं, तो ये रनवे पे से पक्षियों को भगा देगा कुत्ता। ये हमारा, इसके लिए विदेशी कुत्तों की क्या जरूरत है, तो हमारे भी भगा ही देंगे। तो इसलिए हमने मडहोल नाम का कुत्ता है इसके लिए रख लिया। तो मडहोल यहाँ लिख लो, रनवे से पक्षी भगाएगा। आर्मी वगैरह ना विदेशी कुत्ते रखते हैं क्योंकि उनका काम थोड़ा हायर लेवल का होता है। तो मडहोल ये पहला इंडियन ब्रीड का कुत्ता है जिसको एयरफोर्स ने आगरा के उसमें रखा है कि भाई एक टेस्टिंग कर लेते हैं एयरफोर्स ने। तो मेन इसका रनवे से ये पक्षियों को उड़ा देगा। वर्ष 2001 मडहोल याद रखना, मड मिट्टी से। 2021 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच। तुमने तीनों याद कर रखे हैं, AFW। तीनों में एक ही आदमी था, नोवाक का। महिलाओं के नाम याद है तुम्हें? क्या नाम था? पहली जापान की थी, है ना? क्या नाम था उसका? ओसाका। यहाँ लिख लो, वो पहली थी। पीछे फिर सारे तुमने पढ़े थे। नोवाक के पास इसका देश लिखो, सर्बिया। और इसी सेम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नाओमी ओसाका जीती थी, जापान की। नाओमी ओसाका, जापान की। सबसे पुराना कौन सा है ग्रैंड स्लैम? हाँ, विंबलडन। कब हुआ था? 1877, हरी घास के मैदान पर। लाल बजरी वाला फ्रेंच ओपन, और दोनों बाकी क्ले कोर्ट, नॉर्मल जो कोर्ट होता है इनका। चलो अगला है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। कब बनी थी सीआरपीएफ? 1939 में। पीछे भी हम पढ़ के आए थे, लिख लो 1939 में। 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी जिनको जंगल युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित एक यूनिट में शामिल किया गया, कोबरा। ये 2009 में बनी थी और इसका टारगेट था जो आपका ये मध्य भारत का हिस्सा है ना, प्लेटू वाला, जहां बहुत ज्यादा प्रभावित, कौन सा इलाका? हाँ, नक्सलवादी ज्यादा हैं। कई बार देखा है कैसे डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं, अखबारों में आता है। ये नक्सलवादी आपके नजरिए से, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजरिए से आतंकवादी हैं और इन लोगों ने बहुत नुकसान कर रखा है आपके मध्य भारत का। नक्सलाइट प्रभावित, ये पूरी बेल्ट नक्सलाइट प्रभावित है। तो यहाँ ना आम पुलिस काम नहीं कर पाती। इसके लिए 2009 में सीआरपीएफ ने एक नया अपना विंग बनाया, नाम दे दिया कोबरा। और इस टाइम पे नए लोगों को भर्ती किया गया था, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। तो अब इसमें महिलाओं की भी एक नई टुकड़ी शामिल कर दी। ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले महिलाएं नहीं थी कोबरा में। तो ये कोबरा टिक कर लो, महिलाओं की सीआरपीएफ में 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी। खुफिया सूचना आधारित जंगल युद्ध के अभियान करते हैं ये सारे। किस वर्ष में सीआरपीएफ में कमांडो बटालियन कोबरा का गठन किया गया? कब बनी है? 2009। तो ये जंगल युद्ध अभियान टिक कर लो, कोबरा जंगल युद्ध अभियान 2009 सीआरपीएफ, जो कब बनी थी? 1939 में। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। किसको चुना गया था? आत्मनिर्भरता। ये हम पहले भी पढ़ चुके। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सेना ने तख्ता पलट किया था? म्यांमार। म्यांमार में वो महिला थी ना, क्या
क्या नाम था उस महिला का जिसने देखो पीस प्राइज भी लौटा दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे देश में तो आजादी ही नहीं है। क्या नाम था उस महिला का? आग सान सू की या आग सान सूची। उसी का तो देश है म्यांमार। इसकी राजधानी भी पता होगी। बर्मा तो इसका पुराना नाम है। हाँ, इसकी राजधानी है नैपिएदा। कहीं कहीं यही लिखा हुआ है नैपिएडो। थोड़ा बहुत बोलने का फर्क तो मान के चलो, नैपिएदा या नैपिएडो लिखा हो तो इसकी राजधानी। बर्मा इसका पुराना नाम है म्यांमार का, और इसकी पहले राजधानी रंगून थी, बाद में वो यंगून बनी थी, लेकिन अब राजधानी है इसकी नैपिएदा। नैपिएदा, नैपिडो, कुछ भी कह ले, पड़ोसी है म्यांमार। क्या म्यांमार तुम्हारे इस बड़े संगठन में जिसमें तुम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल हो, जो बना था 1985 में, किसकी बात हो रही है ये? सार्क की। क्या इसमें बर्मा है? कितने देश हैं इसमें? 8। बर्मा है इसमें? नहीं है। इसमें कौन से 8 देश हैं? एक तो तुम ही हो इंडिया, पड़ोसी पाकिस्तान, आगे पड़ोसी अफगानिस्तान, एक पड़ोसी नेपाल, इसके साथ भूटान, फिर इसके नीचे आ जाए तो बांग्लादेश, और एक है तुम्हारा ये क्या नाम है इसका नीचे, श्रीलंका, और एक दूर का है मालदीव। हो गए, देखना कितने हो गए ये, 3 3 6 7 8। बर्मा आया इसमें? नहीं आया। ये ध्यान रखना, चाइना तो होगा ही नहीं, चाइना कहाँ से सार्क में आएगा। बर्मा नहीं है ना चाइना, ये तो बहुत अलग है, चाइना का तो किस्सा अलग है। ये आपने बनाया था, आपने अगुवाई की थी, बना था ढाका में यानी बांग्लादेश में। ये अफगानिस्तान सबसे लेट आया 2008 में, वरना पहले बस 7 देश थे सार्क में। सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सार्क में कई बार लीड कर चुके हो, इसलिए आ सकता है एग्जाम में। चलो, इसमें बर्मा शामिल नहीं है, ये याद रखना। पहले भारत खिलौना मेला, पीछे याद है जब मोदी जी को कहा कि जी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, तो क्या बोले? खिलौने बनाओ, खिलौने बना के बेचो, उससे तुम लोग कमाई कर पाओगे। देखो क्या किया। भारत खिलौना मेला, द इंडिया टॉय फेयर का वर्चुअल उद्घाटन किया, गए नहीं वहां, बस ऑनलाइन कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो द इंडिया टॉय फेयर ये लगाया था। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, सबको पता है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया? अच्छा, जिसका नाम किया वो तो उद्घाटन नहीं कर सकता ना, शर्म आएगी। तो किसने किया उद्घाटन? रामनाथ कोविंद जी ने। और इसका नाम किस दिन, पहले मोटेरा ही कह रहे थे, किस दिन इसका नाम कर दिया? आज से ये मोदी जी के नाम पर है, जिस दिन नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम नहीं था, जब ये आ रही थी ना बीमारी की दूसरी वेव, ये कोरोना, तब नमस्ते इंडिया चल रहा था, वेलकम ट्रंप करके प्रोग्राम। 24 फरवरी का दिन था 2021 में। इस दिन वो उसके उद्घाटन पे पहुंचे थे, ट्रंप भी और ये, तो वहां उस दिन इनका नाम चेंज कर दिया मोटेरा का। पढ़ लो। अहमदाबाद, अच्छा मैंने 21 है, 21 20 लिख दिया है, 21 है। हाँ 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 ठीक है, 21। चलो पढ़ो आगे, देखें जरा। इसका नाम कर दिया अगले ही पॉइंट में, अब सारी बातें आ जाएंगी इसमें। खिलौने के बाद वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी। और ये कहाँ है सब जानते हैं, अहमदाबाद में है, साबरमती के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद। 1,32,000 आदमी बैठ सकते हैं एक साथ। अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। ठीक है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था? अब नहीं है, किस में लगा था? टी सौंदरराजन। कहाँ की बनी? कहाँ की है? तेलंगाना। एडिशनल चार्ज किसका दिया? तो पुदुचेरी में तो गड़बड़ हुई थी, थोड़ा सा सुन लो। पुदुचेरी में किसकी सरकार थी? सीएम बनता है ना यहाँ, किसकी सरकार थी? कांग्रेस। यहाँ की गवर्नर कौन थी? ये एलजी किरण बेदी। किरण बेदी, किरण बेदी किस पार्टी की बड़ी हैं? बीजेपी की खास बड़ा चेहरा है। 2 रिपोर्ट गई एलजी की तरफ से राष्ट्रपति को कि यहाँ गड़बड़ चल रही है, और आप जानते हैं 2 रिपोर्ट आती क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन। किरण बेदी की वो रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय में गई थी, गृह मंत्री ने उस पर पूरा ध्यान दिया, पढ़ा, और क्योंकि सरकार किस पार्टी की थी तो बहुत आसान था यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना, तुरंत से सरकार हट गई और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया। आप एक चीज और याद रखना कि 356 कभी भी यूटी में नहीं लगता, ये बताया हुआ है ना।
239 से लेकर 243 तक के, 43 पर नीचे चला जाएगा, यहाँ तक के आर्टिकल्स में आपका राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ये पौंडीचेरी, क्योंकि यूटीए इसलिए खास याद रखना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार थी, 2 रिपोर्ट नेगेटिव गई एलजी की तरफ से और यहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया फरवरी के एंड में, और ये राष्ट्रपति शासन कई महीने चला। उसके बाद अब जाके, अब तुमने कुछ दिन पहले सीएम याद किए थे, याद करो, एन रंगास्वामी या स्वामी कुछ भी कह लो, ये अब फिर से वहां क्या बन गए, सीएम। ये पहले भी सीएम रह चुके हैं पौंडीचेरी के, और ये जो हटे हैं कांग्रेस के, इनका तो नाम कोई नहीं पूछने वाला, ये प्रेजेंट में है। तो ये जो किरण बेदी है ना, इनकी भी सेफ्टी देखते हैं कि भाई कोई दिक्कत ना आए, इनको भी फरवरी में वहां से हटा दिया और उसका एडिशनल चार्ज दे दिया तेलंगाना वाली महिला, जिसका नाम क्या था, सौंदरा राजन। इनको, ये थी कहाँ की, तेलंगाना, कह दिया आप ही कुछ दिन एडिशनल काम संभाल लो, किसका, पौंडीचेरी का। तो वहां ये एलजी के रूप में काम कर रही हैं और तेलंगाना में गवर्नर के रूप में। क्या ये बात समझ में आ गई? ये उसी के बारे में है, पौंडीचेरी। यहाँ जल्दी से लिख लो, लिखो फरवरी में राष्ट्रपति शासन लगा था, लिख लेना। कौन थी तब यहाँ की एलजी? हाँ लिख लो, किरण बेदी एलजी थी, किरण बेदी एलजी। फरवरी में ही हटा दिया उनको, फिर फरवरी में हटी, और फिर फरवरी से अब तक कौन है, हाँ, टी सौंदरा राजन। किरण बेदी हटी फरवरी में और ये बना दी गई। अब तो सीएम भी बन गए, कौन, एन रंगास्वामी। लिख लो रंगास्वामी या रंगास्वामी, जो मन करे। पुदुचेरी के नए सीएम एन रंगास्वामी। और जो हटे हैं, नारायण सामी नाम था उनका, पूछेंगे नहीं, जो हट गया उसकी तो आइडेंटिटी खत्म है, फिर भी वी नारायण सामी नाम थे वो। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। प्रदेश की गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी? 2। वैसे कितने रुपए यूनिट है? 5 या 7 के बीच में रहती है ना, हाँ, कहीं 4.5। हर राज्य की अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है। तो ये आप देखो, गौशालाओं को कितने रुपए की देंगे? 2 रुपए 1 यूनिट के। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कितने एकड़ में है? 63 एकड़। 1 एकड़ 63 एकड़। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी तो है वहां, 282 मीटर ऊंची। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बैठने की क्षमता कितने की है? 1,32,000। ये मल्टीपर्पज है या क्रिकेट स्टेडियम है? ये सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम है, सिर्फ क्रिकेट। मूल रूप से स्टेडियम का निर्माण कब किया गया? 1983 में। इसको थोड़ा सा सुन लो, फिर याद रह जाएगा। 1983 तुम्हारे यहाँ वर्ल्ड कप आया था ना, वर्ल्ड कप आया था ना, उसके बाद से इस पे काम किया गया। 83 में काम करना शुरू किया, फिर जाके रेनोवेशन दोबारा से किया 2006 में, फिर इतना ही था। अब 2017 में इसको और बढ़ा दिया। पहले कैपेसिटी 1,32,000 की थोड़ी थी, पहले कम थी, अब बढ़ा के, और 2020 में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया। यानी 83 वर्ल्ड कप से अब तक ये काम चल रहा था, बीच में रुक गया था, अब जरूरत पड़ी तो उसके कैपेसिटी को बढ़ा दिया। फटाफट से पढ़ेंगे। तो इसका निर्माण किस वर्ष किया गया? 1983 में। यहाँ लिख लो 2017 में एक्सपेंशन किया गया था, 2017 में एक्सपेंशन, बस बैठने की कैपेसिटी बढ़ा दी। और ये 24 फरवरी 2020 को तैयार हो गया था, साल प्लस हो गया, 2020 को तैयार, फरवरी 2020 को। आगे पढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। समग्र रूप से ये कौन सा बड़ा स्टेडियम है? अब पहला है ये, क्रिकेट के बाद पहला है ये। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, ये जो लिखा है ना, इसको काट दो, ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ की, मैंने इंग्लिश में लिख के दिया था उसको। ये है रन ग्रेडो, जो लिखना था उसको उसने उल्टा सीधा लिख दिया। ये ऐसे है, देखो, रन ग्रेडो, जो ये रूम ग्रेडो लिखा है ना, इसको काट दो, ऐसा लिख लो, इसको लिख लो 1 मई। ये नाम है स्टेडियम का, 1 मई। मुझे बताओ, 1 मई को कौन सा दिवस होता है? मजदूर दिवस, ये वही है, लेबर डे। तो रन ग्रेडो, भागने का मैदान है ना, रन ग्रेडो, 1 मई, ये नाम है इसका। इसको मे डे स्टेडियम भी बोल देते हैं, इसका एक नाम है मे डे, यानी 1 मई, मे डे स्टेडियम, मजदूरों के नाम पर है, इसका मतलब ये।
मे डे स्टेडियम। रन ग्रेडो 1 मई, ये नाम दे दिया। 1 मई भी डेट नहीं है, नाम दे रखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब ये सेकंड है, पहले था फर्स्ट, ये यहाँ सेकंड लिख लो। आगे पढ़ो। ये मल्टीपर्पज है। आपके वाला किसके लिए है? क्रिकेट। ये मल्टीपर्पज है। ये उत्तरी कोरिया में है। उत्तरी कोरिया पता है ना सबको। राजधानी क्या है? प्योंगयांग। लिख लो यहाँ, राजधानी प्योंगयांग। प्योंगयांग राजधानी। दक्षिण कोरिया की क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की सियोल, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग। तो यहाँ सबसे बड़ा दुनिया का अगर कहें मल्टीपर्पज स्टेडियम तो कहाँ पर है? उत्तरी कोरिया में, जिसकी राजधानी क्या बताई? प्योंगयांग। क्या नाम है इसका? रनग्रेडो 1 मई, यानी मजदूर दिवस के नाम पर। चलो आगे पढ़ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट कार्यक्रम का आयोजन फरवरी 24, जिस दिन इसका नाम पड़ा उसी दिन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पेविलियन एंड का नाम दो बड़े आदमी अडानी और अंबानी के नाम पर है। अडानी एंड और रिलायंस एंड। स्टेडियम का निर्माण 83 में किया गया। नवीनीकरण पहली बार कब किया गया? 2006 में। किस तारीख को सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम कर दिया? 24 फरवरी 2021, इसी साल में। पुनर्निर्माण होने के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच किन टीमों के बीच खेला गया? भारत और इंग्लैंड। 83 में स्टेडियम में पहला मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। हमने पहला वर्ल्ड कप भी जब जीता था ना 83 में, तभी की घटना है ये। किस कंपनी द्वारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का डिजाइन किया गया? पुनः निर्माण। पॉपुलर आर्किटेक्ट कंपनी, ये कंपनी का नाम है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन, सब जानते हैं, कलकत्ता में है। क्रिकेट का कलकत्ता। और ये कब बना था? अंग्रेजों के टाइम 1864 में। ये लिख लो यहाँ, ईडन गार्डन 1864। ये ओल्डेस्ट भी है। इससे पहले आपके यहाँ ऐसे कोई क्रिकेट के खेल नहीं होते थे। 1864, कलकत्ता ओल्डेस्ट। अगला पढ़ना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम। अभी 82 और 83 का अंतर समझो पहले। 82 क्या लिखा है पढ़ना? दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और ये लिखा है सबसे बड़ा खेल स्टेडियम। खेल मतलब मल्टीपर्पज होगा, है ना, और क्रिकेट मतलब सिर्फ क्रिकेट। ये साल्ट लेक स्टेडियम, ये भी कहाँ है? ये भी कलकत्ता में। इसमें बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, पर फुटबॉल का मेन काम है। कलकत्ता में इसका नाम एक और लिख लो, विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम, इसी का नाम है। युवा भारती भी कहते हैं, विवेकानंद युवा भारती भी। साल्ट लेक का दूसरा नाम विवेकानंद युवा भारती, या सिर्फ युवा भारती, जो पूछ लें वो। फुटबॉल भी खेलते हैं मेन। ईडन गार्डन किस चीज के लिए है? क्रिकेट के लिए। और ये युवा भारती, ये मल्टीपर्पज है। फुटबॉल के मैचेस ज्यादा रखे जाते हैं, बाकी है मल्टीपर्पज। इस साल्ट लेक का नाम क्या है? युवा भारती, या इसके नाम के आगे विवेकानंद। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण, बच्चे का नाम आए तो कौन सी स्कीम आएगी? हिफाजत आएगी। बाल संरक्षण टिक कर लो। आगे पढ़ो। ने किसके साथ संयुक्त रूप से राज्य व्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत शुरू किया? किसके साथ? हरियाणा पुलिस। किसको टारगेट बना के? बच्चों को, बच्चों के शोषण, चाइल्ड एब्यूज। जल्दी से लिख लो यहाँ, चाइल्ड एब्यूज। तुम्हें हरियाणा पुलिस के बारे में सबको पता होगा ना। कितने वायरलेस एंटीना है हरियाणा में जो पुलिस के अंडर है? ये रिलायंस यानी पुलिस के अंडर 3 है वायरलेस रिसेप्टर एंटीना। पहले सुनना ध्यान से, 3 क्या है आपके यहाँ? वायरलेस, हाँ, रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, एंटीना। ठीक है, इनमें से एक है आपका रेवाड़ी में। अभी लिखना मत, मैं इसमें 1-2 चीजें अपने आप ऐड कराऊंगी लिखाते टाइम। एक है आपका तोशाम। तोशाम कहाँ पड़ेगा? हाँ, तोशाम हिल्स है ना आपके यहाँ, तोशाम की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। और एक आपके यहाँ नहीं है, लेकिन आपके सिग्नल्स को वही रिसीव करके भेजता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो कितने वायरलेस रिसेप्टर एंटीना है हरियाणा पुलिस के पास? 3। हरियाणा पुलिस के पास हरियाणा रेंज कितनी है? कमिश्नरी कितनी है? कमिश्नरी कितनी है? 3 GPF। और हरियाणा पुलिस की रेंज कितनी है? 5। कौन कौन सी?
इनमें से दो नहीं है, न तो गुड़गांव न फरीदाबाद, क्योंकि उन दोनों में कमिश्नरी है। जहाँ कमिश्नरी है वहाँ बहुत बड़ा अफसर बैठता है, उसके नीचे वाला मुखिया नहीं हो सकता। ये 4 रेंज हैं पुलिस की, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, और एक जो बच गई उसे कह दिया दक्षिणी रेंज, या कई किताबों में उसी को रेवाड़ी रेंज भी कहा गया है। वैसे अगर आप चेक करो रेवाड़ी रेंज नहीं है, ज्यादा ठीक है दक्षिणी रेंज, पर नाम मिले तो हम उसके लिए भी तैयार रहे। इसमें हिसार वाली रेंज में कितने जिले आते हैं? हिसार वाली में देखो, सुन लो अब, जीपीएफ का मतलब क्या है? पंचकुला और फरीदाबाद। अगर इन तीनों में कमिश्नर बैठते हैं, कमिश्नर लेवल का आदमी, तो ये रेंज में नहीं आ सकते। अब सीधे हम काटते चलेंगे, अगर जी कट गया, एफ कट गया, तो बीच में क्या आएगा? HARK, और नीचे वाली का नाम क्या है? दक्षिणी रेंज। इस हिसार वाली में वही 4 आएंगे। कौन से 4? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, प्लस इसमें आपका पुलिस जिला भी आ जाएगा। कौन सा पुलिस जिला आपका? पुलिस जिला या पुलिस डिस्ट्रिक्ट कह दें। हाँ, 2 जिले हैं ना आपके, झांसी और मानेसर। अब आपका क्या भी बन गया? नगर निगम। कल ही तो पढ़ रहे थे, मानेसर अभी 2018 में बना था पुलिस जिला, और अब 2020 के एंड में बन गया, हाँ ये बन गया नगर निगम। अम्बाला में कितने आएंगे? 3 आने 4 चाहिए, लेकिन एक यहाँ लिखा है इसलिए वो नहीं आ सकता। तो क्या क्या आएगा इसमें? यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। जो ऊपर लिखे उनके नाम नहीं आएंगे। अच्छा, अंबाला छोड़ दी, पंचकुला छोड़ दो, जो बच गए तो अंबाला आ गया, यमुनानगर आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया। रोहतक में 5 एज इट इज आएंगे, जो हमें पहले ही पता है कौन से 5। इस करनाल में 3 आएंगे, और दक्षिणी में 4 आएंगे। दक्षिणी में ये वाला छोड़ देना, एक ये और एक ये, इन दोनों को छोड़ दो। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात। 4 इसमें, 3 इसमें, 7 हो गए। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, और 3 में क्या है? कमिश्नरी है। ये जिला अलग से जैसे यहाँ है, ऐसे एक मानेसर जिला भी तो आ गया ना, पुलिस जिला। किस में आ जाएगा वो? दक्षिणी में, क्योंकि गुड़गांव की पट्टी नीचे वाली ही है। क्लियर हो गया सबको? ये 5 आपके क्या हैं? ये 5 रेंज। 3 क्या है? ये पुलिस कमिश्नरी। और आपके 3 क्या है? ये इससे पहले मैंने क्या लिखा था? वायरलेस का काम 3 हिल्स से किया जाता है। यही ये सब बातें जल्दी से लिखो इसमें। हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना 3 लोकेशंस पर हैं। हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर, रिसेप्टर कर लेना, रिसेप्टर रिपीटर कुछ भी कहें, वो वहाँ चीजें रिसीव करके रिपीट भी की जाती हैं, तो रिपीटर भी है। एंटीना 3 है, 3 लोकेशन। पहला लिखो तोशाम हिल भिवानी में, तोशाम हिल भिवानी। दूसरा लिखना ताकड़ी हिल रेवाड़ी। ताकड़ी सामने लिख दिया, ताकरी भी लिख सकते हैं वो, ताकड़ी हिल। ताकरी इंग्लिश में लिखेंगे TAKRI, टाकरी हिल रेवाड़ी। और तीसरा लिखो साराहन हिल्स, साराहन हिल्स आपके हिमाचल प्रदेश में। साराहन हिल्स हिमाचल प्रदेश। 3 है ये रिसेप्टर और रिपीटर दोनों का काम करती हैं लोकेशन। कौन कौन सी? ताकड़ी हिल्स, तोशाम हिल्स, साराहन हिल्स। साराहन कहाँ है? हिमाचल। ताकड़ी कहाँ है? रेवाड़ी। और तोशाम वाली भिवानी। यहीं पे फटाफट से लिखो। हरियाणा आर्म्ड पुलिस की 5 बटालियन है। रेंज नहीं कह रही मैं, अलग बात है ये। हरियाणा आर्म्ड पुलिस की 5 बटालियन है। आर्म्ड ARMED। HA हरियाणा आर्म्ड पुलिस। तुमको आर्म बोलते तो तुम्हारी गलती है। ARMED, इसको आर्म्ड बोला जाता है। आर तो अंग्रेज बोलते ही नहीं थे ना। हरियाणा आर्म्ड पुलिस की क्या लिखा? 5 बटालियन है। लिखो 3 है मधुबन में, जहां आपका ट्रेनिंग कैंपस है, मधुबन। 1 अंबाला में है और 1 हिसार में है।
हरियाणा आर्म्ड पुलिस की 5 बटालियन हैं, 3 मधुबन, 1 हिसार और 1 अंबाला में। ठीक है, इसके बाद यहीं पे लिख लो, नीचे पेज में बहुत जगह कहीं भी आसपास तुम्हें पढ़ना है, बस ये इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि तुम 10 दिन तक याद रख पाओ इसको। लिखो, हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। GPF 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। GPF गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला। GPF गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद। जीपीएफ ना फंड होता है, जब आप नौकरी में पहुंचेंगे तो आपका सीपीएफ बनेगा, लाखों रुपए मिलते हैं रिटायरमेंट पे, ऐसे पहले जीपीएफ बनता था। तो 3 जगह है कमिश्नरी। हरियाणा में पुलिस की रेंज कितनी है? 5। पुलिस के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 2 अलग से, एक तो हांसी और एक मानेसर। इनमें से कौन सा अब नगर निगम भी बन गया? मानेसर। जल्दी से लिखो, पुलिस रेंज। जिनको आती है बहुत अच्छी बात है। पुलिस रेंज। क्या तरीका है याद करने का? हमारा जो फॉर्मूला है घर, KF, इनमें से किसमें नहीं है? 2 पुलिस, क्योंकि इनमें क्या है? कमिश्नरी है। तो हिसार के 4 प्लस हांसी आ गया, अंबाला के 3 आ गए, है ना, क्योंकि अंबाला नहीं है, बाकी तीनों है। रोहतक के 5 आ गए और करनाल के 3 आ गए, और दक्षिण वाली रेंज के कितने आ गए? 4। दक्षिणी रेंज। दक्षिणी में कौन कौन है? अभी मैंने लिखा भी था, ये रहा, ये है, देखो, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और दक्षिणी रेंज, ये 5 रेंज लिख लो। हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और दक्षिणी या रेवाड़ी रेंज। हिसार में कौन आएगा? तुम्हें इतनी तो अकल है ही, जिसको मैप पता है। हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद और हांसी वाला भी इसी में आ जाएगा। हिसार के बाद अंबाला में ऊपर एक छोड़ देना जो कमिश्नरी में है, पंचकुला। तो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, आर मतलब 5 आ गए। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, और के मतलब करनाल, पानीपत, कैथल, और इन दोनों के बदले दक्षिणी है, जिसमें से इन दोनों के नाम काट दो, बच गए 4, वो चारों आ गए। ठीक है, तो रेंज हो गई। पुलिस जिला जल्दी से लिख लो, हांसी और मानेसर। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहीं भी ऊपर नीचे लिख लो हेडिंग डाल के, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 2, हांसी प्लस मानेसर। हांसी और मानेसर। अब मानेसर क्या बन गया है? नगर निगम। कितने गांव हैं? कितना एरिया? 124 पॉइंट है, 24 याद कर लो। अच्छा, अब अगला पॉइंट जरा पढ़ के देखना, इससे जुड़ा ही है। हिफाजत के बाद हरियाणा पुलिस हो गया। हरियाणा की 4थी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब। फॉरेंसिक साइंस लैब क्या होती है? क्राइम से जो चीजें उठाते हैं ना प्रूफ के लिए, उन सब की जांच करते हैं। किसी ने कुछ जानबूझ के तो नहीं कर दिया भाई, किसी ने मर्डर किसी ने किया, पता चला सामान दूसरे का वहां गिरा गया ताकि वो फंस जाए, ऐसा भी तो कर सकते हैं लोग। फॉरेंसिक जांच जो होती है ना, उससे चीजें सही पता चलती है। तो इसकी लैब पहले तो सिर्फ एक थी पूरे देश में, बंगलुरु में। अब मर्डर होता कहीं हिसार के आंतरिक हिस्से में, वहां से सैंपल बंगलुरु जाएगा, फिर उसकी रिपोर्ट बन के आएगी। तो ऐसे कितने सैंपल जाएंगे और कब तक वो करेंगे? तो हरियाणा ने अपनी खुद की फॉरेंसिक साइंस लैब डेवलप कर ली, जहाँ पे एक तो मेन जगह होगी। मेन जगह कहाँ होगी? कॉमन सेंस लगाओ, जहाँ पुलिस है। कहाँ है पुलिस? मधुबन में। तो सबसे ज्यादा तो आपकी मधुबन में है। इसमें लिख लो चारों के नाम। एक 4थी तो हिसार में है, मधुबन कह रही हूँ, सॉरी। ये क्या है इसका हेडक्वार्टर? पंचकुला। पंचकुला में लिखो। फर्स्ट कहाँ है साइंस लैब जो पुलिस की है स्पेशल? भोंडसी जेल के आसपास के एरिया में, यानी गुड़गांव। भोंडसी जेल, गुड़गांव। एक एयर स्ट्रिप भी पढ़ी थी ना हमने, भोंडसी के पास डेवलप कर रहे हैं 10 किलोमीटर की। फर्स्ट आपके यहाँ लिख लो फॉरेंसिक साइंस लैब। 4थी हिसार में, तो 3 भी तो होंगी, तो पहली भोंडसी लिख लो। दूसरी एक जेल आप अच्छी तरह जानते हो, सुनारिया, फेमस। कहाँ है ये? रोहतक में। ये लिखते चलो, रोहतक में। पहली भोंडसी वाली है गुरुग्राम में। और तीसरी का नाम लिख लो, मोगीनंद है ये, पंचकुला में। मोगीनंद, मोगीनंद, पंचकुला। और अब 4थी बन गई हिसार में। तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद में कोई क्राइम होगा तो उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा। उनकी फॉरेंसिक साइंस लैब कहाँ बना दी? हिसार में बना दी।
तो 4 फॉरेंसिक साइंस लैब हो गई हरियाणा में। FSL लिख देंगे, हरियाणा में चौथी FSL कहाँ बनेगी? तो फॉरेंसिक साइंस लैब कहाँ बनेगी? हिसार। कहाँ कहाँ है? गोंडसी जेल के पास, इसमें फिर एक अपनी सुनारिया रोहतक में और एक पंचकुला में, और अब चौथी हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत चुना गया? रोहतक को। ठीक है, इसके बाद फटाफट से बस अगला पेज और पढ़ लेंगे आज। पहला पॉइंट देखो, हरियाणा में 2021 में संत शिरोमणि गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? 644 में। कौन से टाइम के हैं ये? भक्ति काल के, या तो 1398 या 1450। भक्ति काल याद कर लेना। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण के लिए किस योजना को शुरू किया गया? अपने बिल को जानो, यानी अपने बिल में तुम्हें पता हो कहाँ पे क्या है। तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हम फालतू बिल नहीं लेंगे, इसके लिए अपने बिल को जानो। हरियाणा के किस शहर को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए मिलेंगे? फरीदाबाद। इनकी इतनी खराब हालत कैसे है? उद्योग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो जब पंजाब से भाग के लोग पाकिस्तान से आए तो कहाँ बस आए थे? फरीदाबाद में ना। इसके आसपास सिंचाई का काम किया, बहुत काम किए थे। तो हवा की गुणवत्ता के लिए 50 करोड़ रुपए फरीदाबाद को। उद्योग लिख लो, लेकिन पेपर में आ गया उद्योग विहार कहाँ है? सब गुरुग्राम। यहाँ लिख लो औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, लेकिन उद्योग विहार, विहार होता है रहने की जगह, जैसे प्रशांत विहार है, मेट्रो विहार है, विहार रहने की जगह। ये विहार टर्म बौद्ध धर्म का है, रहने की घूमने की जगह को विहार कहते थे, उससे हमने बना लिए। तो उद्योग विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम। लेकिन औद्योगिक नगरी कौन सी है? और उभरती औद्योगिक नगरी वो धारूहेड़ा है, रेवाड़ी वाली, उभरती वाली। चलो आगे पढ़ेंगे। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक। एम्प्यूटी क्या होता है? किसी के पैर खराब हो जाए, पैर खराब, मान लो किसी एक्सीडेंट में पैर कट गया, तो हमारे यहाँ ना हॉस्पिटल्स में केयर नहीं थी। अब ये कह रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा हॉस्पिटल डेवलप किया जो मेन इसी को फोकस करेगा। एक्सीडेंट में किसी का पैर कट गया, किसी को कुष्ठ रोग हो गया, पैर गल गया, खराब हो गया, काटना पड़ा, तो वहां पे नकली पैर बनाने का काम, या पैर को पट्टी करनी है, इस तरह के काम। ये पहला क्लिनिक है जो स्पेशल इसके लिए डिजाइन किया गया। तो देश का पहला, पूरे इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? चंडीगढ़ PGI। यहाँ लिख लो, ये पैर खराब होने वाले लोगों के लिए है। पैर खराब, तो स्पेशल ऐसा कि जो पैर वाले लोग हैं, जिनको गड़बड़ है कुछ भी, वो कहाँ जा सकते हैं? अपने चंडीगढ़ में। देश का पहला है जहाँ इस तरह का क्लिनिक बना। एम्प्यूटी याद रखना। नेक्स्ट अब नहीं पूछेंगे, मनु भाकर की बात पुरानी हो गई, छोड़ दो। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग में तो मनु भाकर बेचारी की पिस्टल ने वहां पर ठीक से गड़बड़ हो गई ना, उसमें रह गई है। हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने का संयंत्र लगाया? करनाल में। CM सिटी में सबसे पहले काम किया पराली से बायोगैस। इसको डबल टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। देश का ऐसा पहला प्लांट, अब देश का है तो बड़ी बात है, हरियाणा के किस शहर में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा? पानीपत। प्लास्टिक वेस्ट पर से कहाँ बनेगा? पानीपत। पराली से तुमने बायोगैस कहाँ बनाई, और प्लास्टिक से तुम रोड का तारकोल कहाँ बनाओगे? पानीपत में। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में कितने बच्चों ने शामिल होकर रिकॉर्ड बनाया? लगभग 5 लाख बच्चे जुड़े थे ऑनलाइन, बहुत बड़ी बात है, 5 लाख बच्चे। हरियाणा में 11वां राज्य स्तर का मतदाता दिवस, एक ही दिन होता है मतदाता दिवस, 25 जनवरी हमेशा मतदाता दिवस। 34वीं हरियाणा स्टेट, अब ये छोटा लेवल पे है, जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता सोनीपत रहा। 2020 में कितने लोगों ने पुलिस की नो योर केस, एक योजना चलाई पुलिस ने और नाम रखा नो योर केस, मतलब अपने केस को जानो, भाई कब आपने डाला, कब से चल रहा है ये, कब तक आपके केस की कितनी सुनवाई हुई। कुछ नहीं है, ये दिखावट है, लेकिन फिर भी नो योर केस योजना का लाभ उठाया 1.66 लाख में। ये पूछ लेंगे किस डिपार्टमेंट ने नो योर केस ये शुरू किया, तो हरियाणा पुलिस ने। ये पुलिस का दावा है कि ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी अपना केस कभी भी खोल के देख सकता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? आपके डिप्टी CM। कितने बच्चों ने नामांकन किया? 4.96। हरियाणा का पहला ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा करे प्रमाणित स्कूल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर लो, पहला ISO प्रमाणित स्कूल है काकडोली हुक्मी का प्राथमिक पाठशाला, ये भिवानी में पड़ता है। और एक अकेले टीचर ने, कहते हैं यहाँ इतनी मेहनत की, पूरे स्कूल की शक्ल बदल दी, इतनी हरियाली,
चारों तरफ देखने में बहुत सुंदर लगता है ये स्कूल। इसको ISO प्रमाणित पहला स्कूल है हरियाणा का। कहाँ का है ये? भिवानी का। काकड़ोली हुक्मी ये जगह का नाम है। इसका प्राथमिक पाठशाला हरा भरा है, बहुत सुंदर, इसलिए नाम डाल दिया। हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसको लगा था? सरोज बाला। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केशनी आनंद अरोड़ा। जो बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं, ये नाम मैंने कई बार क्लास में लिया था, केशनी आनंद। 3 बहनें, तीनों IAS, आज की बात नहीं है। एक बहन 1969 में IAS लगी थी, एक 75 में और एक 83 में, बहुत पुरानी बात हो गई। केशनी आनंद अरोड़ा ये हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी, इससे बड़ा कोई रैंक नहीं होता, बताया था मैंने तुम्हें सरकार में, चीफ सेक्रेटरी बनी थी। अब तो हट गई, लेकिन अब इनको फिर इस जल संसाधन का डिपार्टमेंट का मुखिया बना दिया। इनके परिवार में इनके पिताजी पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर थे और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तीनों बहनें IAS बनी और IAS से सेक्रेटरी बनी, और हमारे लिए प्राउड की बात है कि हरियाणा में रहती थी। अब पिछले से पिछले साल इनकी बेटी भी IAS सेलेक्ट हुई है, केशनी आनंद अरोड़ा, बहुत बड़ा नाम था ये। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? केशनी आनंद अरोड़ा। और जानते हो ये हरियाणा की पहली महिला DC भी थी। इससे पहले कोई औरत DC हरियाणा में नहीं लगी, यमुना नगर में आई थी, लिख लो यहाँ, फर्स्ट वुमेन DC इन हरियाणा। हरियाणा में पहली महिला जो DC बनी 1991 में यमुना नगर में आई थी ये, 1991 यमुना नगर। अगला और पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय? युद्ध संग्रहालय पता है तुम्हें? तुम्हें रेल संग्रहालय याद है? कहाँ है? हेरिटेज रेल म्यूजियम लिख दें तो भी रेवाड़ी। एक बार सब लोग बोर्ड पे समझ लो, रेवाड़ी के 2 संग्रहालय बड़े काम के। संग्रहालय वैसे पढ़ा दूंगी मैं, इंपॉर्टेंट है सारे, पानीपत का भी, झज्जर का भी, लेकिन रेवाड़ी की बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ का वॉर म्यूजियम फेमस है, वॉर म्यूजियम, और एक यहाँ का रेल म्यूजियम। क्या यहाँ अभी भी कोई वर्किंग कंडीशन में है? यहाँ पे लोकोमोटिव है अभी? और क्या बताया नहीं था तुम्हें? क्या बताया था? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन 1855 का आज भी इंजन है। हर महीने के सेकंड सैटरडे एक रेल चलती है अभी भी, कुछ ही लोग जाते हैं, पता ही नहीं है लोगों को, उसको ये खींचता है। स्पेशल है वो, टूरिस्ट के लिए चलती है। कोई अगर इतने समझदार हो कि जाके देखें तब की बात होगी, वरना इतना लोग जाते नहीं है। कट ऑफ टाइप है। दिल्ली का रेल म्यूजियम फेमस है, वहाँ आज भी रेल चलती है और वहाँ चक्कर भी कटाते हैं अंदर ही अंदर कि भाई ये पुराना इंजन है, ये उस जमाने का, अंग्रेजों के टाइम की बात है, ये क्रांति से पहली जब ये इंजन बना था। नाम क्या दिया इसको? फेरी क्वीन। ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है और आपके पूरे देश में 16 बस इंजन बचे हैं जो चलती हालत में हैं उन अंग्रेजों के टाइम के। उनमें से 11 आपके हरियाणा के रेवाड़ी के रेल म्यूजियम में खड़े हैं। तो ये प्राउड की बात है कि दिल्ली में जितने नहीं है उतने आपके हरियाणा में। ऐसे ही यहाँ क्या डेवलप किया गया? वॉर म्यूजियम। अब इस वॉर म्यूजियम में कह रहे हैं कि जो मिग है ना, MiG मिग 21, इसके जैसे खराब हो गया, अब चलता नहीं है, यूज नहीं होता, तो हमें दे दो। हरियाणा सरकार रेवाड़ी में कह रही है, हम वहाँ खड़ा करके उसको, भाई जनता घूमे देखे, उनको देख के किसी के मन में आए मुझे भी एयरफोर्स का पायलट बनना है। अब उस दिन सर के जो फ्रेंड आए हुए थे, एक नॉर्मल से परिवार का ही लड़का था ना, वो क्या है, ग्रुप कैप्टन है वो, उन्होंने फाइटर प्लेन तो उड़ा रखे हैं, पता नहीं कितने घंटे की बता रहे थे, इतने घंटे की उन्होंने उड़ान भर रखी है। तो ऐसे कोई नॉर्मल से घर का, नॉर्मल सा ही तो लड़का था, कोई ऐसे अजूबा तो नहीं थे ना वो, ऐसे किसी के देख के मन में आ जाए कि मुझे भी मिग उड़ाना है, तो बस एक कोई सपना ही तो होता है, आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। हमने यहाँ बहुत सारे हथियार भी रख रखे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी चलने वाली कंडीशन में नहीं है। हरियाणा में आधे सरफिरे निकाल के बंदूक चला दे, तो कह दिया भाई यहाँ ऐसे सामान रखना जो चलते ही ना हो। ये सिर्फ देखने के लिए है। जब मैंने बताया तुम्हें वो हरियाणा की रोडवेज नहीं लेके एक आदमी भाग गया था, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये मिग 21 हमने कहा है एयरफोर्स को अपना 1-2 जहाज टाइप हमें दे दो, हम इस म्यूजियम में दिखाएंगे ताकि लोगों के मन में अच्छे ये लगे कि हम भी कर सकते हैं काम। हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय? तो कौन से युद्ध संग्रहालय कहाँ बना आपका? रेवाड़ी। आपके वॉर मेमोरियल भी हैं, लेकिन ये वॉर म्यूजियम है। बताओ वॉर मेमोरियल कहाँ है? जहाँ से क्रांति फूटनी थी तुम्हारे यहाँ से, अंबाला, वहाँ वॉर मेमोरियल है, ये वॉर म्यूजियम है। टिक कर लो। युद्ध संग्रहालय में मिग 21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है, तो कहाँ रखा जाएगा ये? रेवाड़ी में।
हरियाणा में किस योजना के तहत 5 जिलों में पायलट आधार पर, पायलट होता है जो शुरुआती हो, महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है? छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, ये स्पेशल लड़कियों के लिए बस चलाई जा रही है। यहाँ नीचे बस 2 लाइन लिखो, रेवाड़ी रेल म्यूजियम, रेवाड़ी रेल म्यूजियम। पेपर में आ जाए हरियाणा में स्टीम लोकोमोटिव शेड कहाँ है, तो जैसे ही स्टीम आया तो भाप का इंजन कहाँ मिलेगा? ये सब रेवाड़ी में लिखना है, चाहे कुछ आ जाए, भाप पूछे वो कुछ भी पूछे, फिर भी लिख लो स्टीम लोकोमोटिव शेड। स्टीम मतलब भाप, स्टीम लोकोमोटिव शेड, यहीं पे खड़ा है सब कुछ पुराने टाइम से। 1893 में बना है ये रेवाड़ी वाला, लिख लो 1893 में बना। 1893 इसी में लिखो। 1855 में बना फेरी क्वीन इंजन, 1855 में बना फेरी क्वीन इंजन, आज भी चलता है। और वो कहाँ खड़ा हुआ है वो इंजन आज भी? रेवाड़ी के। क्या नाम है शेड का? स्टीम लोकोमोटिव शेड। कब बनी है? 1893 में। कब का इंजन लाके खड़ा कर रखा है? 1855 का। वॉर म्यूजियम भी कहाँ बनाया? रेवाड़ी। कौन से मिग खड़े कर दिए? मिग 21। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।